गुड मॉर्निंग सृष्टि जी, नमस्कार। Good morning. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर अमरजीत यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार। आपका नमस्ते, आप सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जो 20 जून को एक दिन पहले ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसमें उपस्थित इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस मंच पर एक साथ जुड़े, जिससे कि हम इस कार्यक्रम को कर सकें। योग का अर्थ है जुड़ना और शरीर और मन का ये मिलन केवल आसन और प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है, जिसको आमतौर पे मान लिया जाता है, बल्कि ये अष्टांग मार्ग के एक स्तर मात्र है। और यदि योग को पूरी तरह से समझना है, तो योग दर्शन का अध्ययन करने की आवश्यकता है, तभी हम वास्तविक रूप से सहजता और सरलता अपने जीवन में ला सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आज का ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज का विशेष वेबिनार जिसका विषय है योग दर्शन और वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता। तो कार्यक्रम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हम हमेशा एक प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले कैडेट दिव्यांशी मिश्रा को आमंत्रित करती हूँ कि वो एक प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ॐ सङ्गच्छध्वं शम्भो मनांसि जानताम् सङ्गच्छध्वं संवदध्वम् शम्भो जानताम् देवाभागं यथा पूरे सञ्जानानास्ते देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानानास्ते बहुत-बहुत धन्यवाद दिव्यांशी, आपने बहुत अच्छे सुर में इस प्रार्थना को किया, जो कि हमेशा ही हम योगाभ्यास से पहले करते हैं कि हम सब साथ-साथ चलें। विश्व बंधुत्व की भावना आज मुख्य रूप से आवश्यक है सभी के लिए। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अमरजीत यादव, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और कोऑर्डिनेटर हैं फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन्स, लखनऊ यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा योग सलाहकार हैं उत्तर प्रदेश राज्य आयुष मिशन के। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज के इस आयोजन में जो भी यहाँ पे अतिथि वक्ता के अलावा हमारे महाविद्यालय की बहुत सी प्रवक्ताएं इसमें शामिल हैं। मैं देख सकती हूँ डॉक्टर राधा शर्मा हैं, मिसेस सुनीता सिंह हैं, मिसेस विनीता रस्तोगी हैं, डॉक्टर अणिमा अवस्थी हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारी प्राचार्य जी, जो कि हमारे महाविद्यालय की संरक्षक हैं, मैं सबसे पहले उनको उस मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वो सभी का स्वागत करें। डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव, प्राचार्य नवकन्या महाविद्यालय। थैंक यू मन्नी। योग दिवस की पूर्व आज 20th है, तो इस अवसर पर मैं सभी को महाविद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इस पैंडेमिक के समय हम सब लोगों ने ये समझ लिया कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। जो लोग हर समय हम सब लोग मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए भाग रहे थे और अपना मकसद इन्हीं चीजों में लगे हुए थे, और हम लोगों ने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि एक एक सांस हमारे लिए इतनी कीमती हो जाएगी जिसकी कीमत चुका पाना मुश्किल है। तो इस पैंडेमिक के दौर में जो हम लोग जिस मन स्थिति से गुजरे हैं, उसको ओवरकम करने में योग ने हमें बहुत सपोर्ट किया।
और इन 2 सालों में 2020 और 21 चल रहा है, इन 2 सालों में हम लोगों ने समझ लिया है कि कितनी ज़रूरत है इस समय हमें अपनी शारीरिक स्वास्थ्य पर, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की, क्योंकि अगर वो हमारा साथ नहीं देती तो हमारे लिए कोई भी संपत्ति काम नहीं आती। बहुत ही ये लर्निंग प्रोसेस था, बहुत ही पैथेटिक ये ड्यूरेशन रहा, खास करके सेकेंड वेव, जिसमें हम लोगों ने बहुत से अपनों को खोया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सारे लोगों से और स्वयं को भी ये संदेश देना चाहूंगी कि अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दें, फोकस करें अपनी मेंटल हेल्थ पर भी, क्योंकि वो हमें बहुत स्ट्रेंथ देती है। कितनी भी एडवर्स सिचुएशन लाइफ में हो, लेकिन अगर हम मेंटली साउंड है, फिजिकली साउंड है, तो हम उन सारे झंझावातों का सामना कर सकते हैं। तो बच्चों, ये सिर्फ एक दिवस नहीं है, बल्कि ये आपको एक संयम का पाठ पढ़ाने वाला योग होता है, और ये माइंड, बॉडी, सोल, इन तीनों को स्वस्थ करने में, इन तीनों को अलाइन करने में हमें बहुत सहयोग देता है। क्योंकि इन तीनों का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। किसी चीज को अगर हम फोकस इन तीनों में कोई भी चीज आउट ऑफ फोकस हो जाती है, तो बहुत ज्यादा जिसे हम कहेंगे डिसइक्विलिब्रियम या असंतुलन की अवस्था हमारी जिंदगी में आ जाती है। हम सब लोगों ने इस दौर को देखा, जिया, समझा, और अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये एक दिवस नहीं मनाना है, बल्कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। और आप लोग बहुत यंग हैं, इसलिए आप लोगों के पास लंबी पारी खेलने के लिए है। हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार पुनः योग दिवस पर आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव, प्राचार्य नवयुग कन्या महाविद्यालय। जैसा कि आपने भी कहा कि जब इस वैश्विक महामारी हमारे समूचे विश्व के सामने आई, तो सभी को उसने एक श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया और सभी एक निराशा की स्थिति में आ गए। और ऐसे समय पे जब हमारा स्वास्थ्य एक चुनौती बनकर हमारे सामने आया, तो ऐसे समय में योग की प्रासंगिकता और भी ज्यादा हमें नजर आई, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि योग का अर्थ है शरीर और मन का मिलन, और शरीर और मन के मिलन के लिए एक साधना की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा जाता है यह अष्टांग मार्ग की साधना है। हम ये जानते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है वो हमारे जीवन पद्धति का एक आधार है, और उसमें योग दर्शन की हमेशा से एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि योग की साधना जो है वो हमें निराशा से आशा की ओर लेके जाती है और प्रतिकूलता से अनुकूलता की ओर लेकर जाती है। वर्तमान में जैसी स्थिति है, हम सभी आशाओं और निराशाओं के बीच में घिरे हुए हैं, और अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक तनाव हमारे सबके समक्ष हैं। जब तक ये तनाव एक सीमा के अंदर होता है, तब तक तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब ये तनाव सीमा से बाहर हो जाता है, तो हमारी शारीरिक और मानसिक सभी शक्तियां जो हैं वो प्रभावित होने लगती हैं, क्षमताएं प्रभावित होती हैं, और हमारी कार्य क्षमता भी घटती है। तो आज हम सबके सामने ये प्रश्न है कि ऐसे वातावरण में हम किस प्रकार से तनाव मुक्त रहें। इसलिए खास तौर से ऐसे समय में योग दर्शन की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि योग की साधना जो है वो सरल और सहज जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, जो किसी भी शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि शारीरिक शुद्धिकरण की तो हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन अपने विचारों में किसी प्रकार के विकार न आने पाए, इसके लिए भी प्रयास करने की जरूरत है। हम सबने देखा है कि 2015 से जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा, तब से सभी ने इसको 21 जून को एक उत्सव की तरह से मनाना शुरू किया, और एक दिन योग प्रदर्शन करके ये मान लेते हैं बहुत सारे लोग कि ये कार्य हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला देगा। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि योग की साधना जो है अष्टांग मार्ग की साधना है, और अष्टांग मार्ग की साधना में आसन और प्राणायाम केवल स्तर मात्र हैं। इसलिए जब तक कि हम इसका निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे, निरंतर प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमको उसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिल सकता, क्योंकि योग एक थ्योरी भी है और साथ ही साथ एक थेरेपी भी है। कि अगर हम इसका सही प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो हम थ्योरी के साथ साथ थेरेपी के रूप में भी, क्योंकि शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के विकारों को
दूर करने में हम सब ने इस कोविड काल में महसूस किया कि इस कोविड संक्रमण के दौरान यौगिक क्रियाएं जो हैं, इसने कहीं न कहीं हमारे संक्रमण को दूर करने में हम सबका बहुत बड़ा सहयोग किया। और आज ये भी मानने की आवश्यकता है कि इन विषम परिस्थितियों में किस प्रकार से हम धैर्य और विवेक के साथ उसका सामना कर सकें कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आए, हम धैर्य के साथ उस पे खड़े रहें। और साथ ही साथ अगर हम ये देखते हैं तो जहां मानसिक विकारों को दूर करने की बात है, मानसिक शुद्धिकरण की बात है इस अष्टांगिक मार्ग की साधना में, तो वो भी आज बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि पूरा विश्व जो लालच और टकराव की स्थिति, एक आपसी वैमनस्य की स्थिति आपस में बनी हुई है, और ऐसे में विश्व बंधुत्व की भावना, बैर का त्याग, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। और ये तभी हम अपने जीवन में ला सकते हैं, तभी हमारे जीवन में आ सकते हैं, जब हम एक सहज और सरल जीवन जीने की एक प्रणाली को अपना सकें। और ये सहजता और सरलता हमें योग के माध्यम से प्राप्त होती है। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर अमरजीत यादव, जैसा मैंने पहले भी बताया, असिस्टेंट प्रोफेसर और कोऑर्डिनेटर हैं फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन लखनऊ विश्वविद्यालय। योग सलाहकार हैं उत्तर प्रदेश राज्य आयुष मिशन। आपने योग की 14 पुस्तकों का लेखन किया है। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय जर्नल्स में आपके 102 शोध पत्र और लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 260 कार्यशालाएं और व्याख्यान भी आपके द्वारा आयोजित हैं। आप योग दिवस उत्तर प्रदेश सरकार के 2015 से 2020 तक योग कोऑर्डिनेटर रहे हैं। आपको बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं, स्टार ऑफ योगा साइंस अवार्ड, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, राजीव गांधी समरसता अवार्ड तथा अन्य कई। और साथ ही साथ योग में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु आयुष विभाग उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 2018, 19, 20 में भी आप सम्मानित किए जा चुके हैं। योग और प्राकृतिक चिकित्सा नियमावली समिति उत्तर प्रदेश शासन के आप सदस्य हैं। योग वेलनेस सेंटर समिति उत्तर प्रदेश शासन के भी आप सदस्य हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय समिति आयुष विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के भी आप सदस्य हैं। और चेयरमैन इंडियन एकेडमी ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा, कोऑर्डिनेटर इंडियन एकेडमी ऑफ योगा यूपी स्टेट चैप्टर के, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट हैं इंडियन योग एसोसिएशन यूपी चैप्टर और यूपी नेचुरोपैथी एंड योग टीचर एंड फिजिशियन एसोसिएशन। ऐसे डॉक्टर अमरजीत यादव आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ हैं। उसके अलावा जैसा कि आप सभी ने निमंत्रण में देखा कि कुछ छात्राएं भी हैं, जो, क्योंकि हमारा मकसद सबका यही होना चाहिए कि आज की जो युवा पीढ़ी है ये भी हमारी संस्कृति से परिचित हो सके, ये दर्शन को जान सके, और केवल हम सब कुछ कह जाएं और वो केवल सुन के चले जाएं, उसकी स्थान पर महाविद्यालय का हमेशा ये प्रयास रहता है कि इन छात्राओं को भी मंच दिया जाए, इनको भी मौका दिया जाए, ये भी अपना कुछ ज्ञान अर्जन करें और उसके बाद प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हम सबके सामने अपने विचारों को लाएं। तो कुछ छात्राएं भी पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से योग दर्शन, अष्टांग मार्ग, प्राणायाम, आसन, इन सभी के बारे में आपको परिचित कराएंगी। लेकिन उसके पहले मैं डॉक्टर अमरजीत यादव को आमंत्रित करती हूँ। मैं जरूर चाहूंगी सर कि आप उसके बाद छात्राओं के प्रस्तुतिकरण भी अवश्य देखें और सुने, लेकिन मुझे पता है कि क्योंकि आप कोऑर्डिनेटर हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, इसलिए आपकी बहुत सारी दायित्व होंगे। कल ही 21 जून है, इसलिए मैं पहले आपको मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ, परंतु उसके बाद आप जितनी देर भी समय दे सकें छात्राओं के प्रस्तुतिकरण जरूर देखें और सुने। डॉक्टर अमरजीत यादव। धन्यवाद मैम। नवयुग कन्या महाविद्यालय लखनऊ के तत्वावधान में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के क्रम में आज के वर्चुअल संगोष्ठी में उपस्थित लखनऊ के इस विशिष्ट महाविद्यालय के प्राचार्य परम आदरणीय डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव मैम, मेजर डॉक्टर मनमीत कौर सोढ़ी जी, इसके अलावा इस महाविद्यालय के फैकल्टी मेंबर्स, एम्प्लॉइज और छात्र एवं छात्राएं, योग साधक, आप सभी लोगों का इस वर्चुअल मोड पे
मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अपना प्रणाम प्रेषित करता हूं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अग्रिम बधाइयां प्रेषित करता हूं। मैं करीब 30 मिनट आप लोगों के बीच में रहूंगा और जो मेरी चर्चा का आज का विषय होगा, रोल ऑफ योग इन कोरोना क्राइसिस, कोरोना संकट में योग की भूमिका। इस पे मैं अपना विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो काफी प्रासंगिक भी है और आज के संदर्भ में उसकी उपादेयता भी है इस शीर्षक की। तो पूरे अपने व्याख्यान में मैं 10 बिंदुओं पे अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसमें पहला बिंदु होगा इस पूरे थीम का इंट्रोडक्शन, दूसरा कोरोना क्राइसिस एंड हेल्थ, कोरोना संकट और स्वास्थ्य, तीसरा इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, चौथा इफेक्ट्स ऑफ आसनास ऑन ह्यूमन बॉडी, शरीर पर आसनों का प्रभाव, लंग्स एंड प्राणायाम, फेफड़े और प्राणायाम। उसके बाद छठवां बिंदु होगा षटकर्म, सातवां योगिक डाइट, योगिक आहार, आठवां मेडिटेशन, ध्यान, नौवां नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा और 10वां निष्कर्ष, कंक्लूजन। पहले पॉइंट की बात करें, इस विश्व ने और भारतवर्ष ने स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना किया है, विभिन्न प्रकार के संकट का सामना किया है। पिछला हम इतिहास देखें तो आज के वर्तमान में जिस तरह की कठिन परिस्थितियां हैं, इसी तरह की कठिन परिस्थितियां 1620 में आई थी, फिर 1720 में आया था, 1820 में आई थी और 1920 में और 2020 में इस समय आई। तो आप देखोगे 100 साल के अंतराल के बाद इस तरह से स्वास्थ्य की गंभीर चुनौती के रूप में समस्या मानव समुदाय के सामने आती रही है। किंतु व्यक्ति इस सृष्टि का सबसे सर्वोत्तम और सबसे विशेष प्राणी है, इसलिए व्यक्ति ने इन सारी समस्याओं का बहुत ही सक्षम ढंग से सामना किया है और इस चुनौती से बाहर निकला। वर्तमान की भी जो चुनौती है, ये व्यक्ति के हर एक पक्ष को प्रभावित कर रही है, चाहे व्यक्ति का शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो या सामाजिक पक्ष हो या भावनात्मक पक्ष हो, इवन आध्यात्मिक पक्ष को भी ये प्रभावित कर रहा है, इस तरह का ये संक्रमण। किंतु पूरे विश्व में ये प्रमाणित हो गया कि योग की तमाम तरह की प्रविधियां, जिसमें आसन है, प्राणायाम है, षटकर्म है, योगिक आहार है और संतुलित जीवनचर्या अपना के अपने शरीर में हम एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे इस स्वास्थ्य की भयानक समस्याओं से हम अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं। दूसरे बिंदु के बारे में बात करें, कोरोना क्राइसिस एंड हेल्थ का, तो ये जो कोरोना वायरस है, अभी ये वायरस नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, ये शोध का विषय है, निरंतर इस पे रिसर्च चल रही है। किंतु इसके कुछ प्रमुख जो पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि इसका स्ट्रक्चर एक गोल सा है, ऊपर एक नुकीला सा, आप देखोगे कई तरह का नुकीला स्ट्रक्चर है। जो ऊपर नुकीला सा स्ट्रक्चर है, उभरा हुआ जो स्ट्रक्चर पाया जाता है कई संख्या में, वो एक तरह का स्पाइक प्रोटीन है और गोल जो हिस्सा है उसके अंदर इस वायरस का जेनेटिक ऑर्गन्स है। जो ऊपर का उभरा हुआ हिस्सा है, यही सेल्स में चिपक जाता है और चूंकि ये आरएनए वायरस है, इसलिए बहुत ही तेजी से ये मल्टीप्लाई होने लगता है, बहुत ही तेजी से फैलने लगता है। और कोरोना वायरस का संक्रमण कुछ इस तरह का है कि व्यक्ति के जो स्वास्थ्य के जो 4 डायमेंशन है या स्वास्थ्य के जो 4 ऑर्गन्स हैं, मैं समझता हूँ चारों ऑर्गन्स को प्रभावित करता है। जैसे हेल्थ के 4 ऑर्गन्स हुए, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। कोरोना वायरस
स्वास्थ्य के इन चारों डायमेंशंस को प्रभावित करता है, उसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति को इसका इन्फेक्शन हो गया या कोरोना संक्रमण हो गया, तो शरीर की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो धीरे धीरे एबनॉर्मल होने लगती है, और शरीर की फिजियोलॉजी एबनॉर्मल होने लगी और शरीर में पैथोलॉजिकल सिचुएशन डेवलप हो जाए, तो वहीं पे जो अलग अलग शरीर के जो सिस्टम है, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है या यूरिनरी सिस्टम है या मस्कुलर सिस्टम है या स्केलेटन सिस्टम है, जाहिर है शरीर के अंदर परिणाम ये होता है कि ये जो पंच तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, जो 5 एलिमेंट से बना हुआ शरीर है, इसके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। तो उसी को बोलते हैं कि फिजिकली हम कमजोर हो गए या शारीरिक स्वास्थ्य का जो हमारा स्तर है वो कुछ नीचे आ गया। तो इस तरह से ये जो वायरस है शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। दूसरी तरफ मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस वायरस को लेकर के और तमाम तरह का इस तरह का प्रचार है या तमाम इस तरह का जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो हम टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से बात करके हम जो हमारे इस वायरस से इस देश में इतने लोगों की मृत्यु हो गई या फला चीज की ऑक्सीजन की कमी से फला अस्पताल के बाहर इस तरह से उसकी अकाल मृत्यु हो गई। तो इस तरह की जो मेंटल फैकल्टी को प्रभावित करने वाली जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं वो बहुत ही गहरे स्तर पे हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित कर रही हैं, और उस दशा में हमारा मानसिक स्वास्थ्य कमजोर होने से कोई नहीं बचा सकता। तो इस तरह से मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। और जैसे ही मानसिक, जैसा कि मैम ने अपने वक्तव्य में बताया, जैसे ही मानसिक स्वास्थ्य नीचे आ जाए, हम तनाव में आ जाए, एंजाइटी में आ जाए, स्ट्रेस में आ जाए, तो उस समय के बाद हमारी शरीर की जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो भी फिर कमजोर होने लग जाए। तो इस प्रकार ये मानसिक स्वास्थ्य को ये संक्रमण प्रभावित कर रहा है। तीसरा मैंने बताया सामाजिक स्वास्थ्य। ये वायरस कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर रहा है या कुछ इस प्रकार की मजबूरियां पैदा कर रहा है कि हमारा कोई प्रियजन या मेरा मित्र, मेरा रिश्तेदार या जो जिसे भी हम चाहते हैं वो इस सफरिंग में आ गया, इस इन्फेक्शन का शिकार हो गया और उसके साथ कोई अनहोनी हो गई, तो हम चाहते हुए भी उसके तक पहुंच नहीं पाते हैं, या हम इस लेवल पे सक्षम हैं कि अब इन्फेक्शन के टाइम फला चीज उसके पास नहीं है, उस अभाव में उसके जान का खतरा है और मैं ये चीजें प्रोवाइड कर सकता हूँ, मगर तमाम इस बीमारी के साथ निषेध जुड़ा हुआ है कि मैं उसके पास नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा सामाजिक दायरा है वो हमारा सामाजिक दायरा छोटा होने लगता है, वो सिकुड़ने लगता है। तो फिर उसी संदर्भ में कहा जाता है कि ये वायरस हमारे सामाजिक दायरे को या सामाजिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जबकि कुछ अन्य प्रकार की बीमारी होती या संक्रमण होता तो हम उनके पास जा सकते थे, उनसे बात कर सकते थे, उनको ढांढस दिला सकते थे, या किसी कारणवश उनको जिस चीज का अभाव है उस समय उनके घर में नहीं है या अस्पताल में उनको चीजों की जरूरत है, हम सक्षम हैं कि हम जाके उनको उपलब्ध करवा सकते थे, मगर किन्हीं कारणों से हम नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा सामाजिक दायरा की ये वायरस, आप लोग तमाम समाज में गतिविधियां देख रहे होंगे, मोहल्ले में भी इधर 1 महीना पहले किसी का देहांत हो जाता था, हमारे खूब जानने वाले हैं या आपके जानने वाले हैं, तो हमारे मजबूरी के या परिवार वालों के दबाव में हम उनके घर एक संवेदना व्यक्त करने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे सामाजिक दायरे को, या यूं कह लें आप कि हमारे सामाजिक स्वास्थ्य को भी इस प्रकार का संक्रमण प्रभावित करता है। चौथा मैंने कहा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही बहुत ही संवेदनशील है, दयालु है, सहिष्णु है, और चूंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, योग के संदर्भ में बात किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय गुण विद्यमान है, और उस ईश्वरीय गुण का कितना उजागर होता है, कितना वो अमल में ले आता है, या उसको कितना व्यवहार में लाता है, या उसको कितना जागृत करता है, उस व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है। ये जो बीमारी कह लीजिए या संक्रमण कह लीजिए, ये जो संकट है, ये हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जैसे किसी परिवार में
कोई अनहोनी हो गई या कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया, जैसे हमारे पास सूचना आती है विभिन्न माध्यमों से, तो हम द्रवित होते हैं। उसके प्रति जो भी हमारी छवि थी उसकी चर्चा करके हम दुखी होते हैं, और लगातार यदि हमारे परिवार में या हमारे समाज में, रिश्तेदारों में लगातार लोगों की मृत्यु हो रही है या अकाल मृत्यु हो रही है इस वायरस से, और लगातार हमें सेंसेशन मिल रहा है, तो हमारी संवेदनाएं प्रभावित होती है। उस दशा में फिर बहुत ही बड़े स्तर पे व्यक्ति द्रवित होता है और उसके दिमाग में ये आता है कि इस कठिन परिस्थितियों में मैं किस तरह से लोगों की मदद कर पाऊं या लोगों तक पहुंच पाऊं, मगर वो नहीं पहुंच पाता है। उस दशा में वो अपने आप में उसकी संवेदना यदि नीचे लेवल पे आएगी, तो एक तरह से वो सकारात्मक, हम उसको गिल्टी तो नहीं कह सकते, मगर सकारात्मक ढंग से अपने आप को प्रभावित पाता है, और उसको फिर सकारात्मक ढंग से ही उसका चिंतन मनन करके उस घटना को भूलने की कोशिश करता है। तो किसी भी जीवन के साथ या किसी व्यक्ति के साथ यदि इस तरह की यथार्थ घटनाएं होती हैं, तो बड़े स्तर पे मनुष्य का जो मानवीय गुण है वो प्रभावित हो रहा है, जिसमें संवेदना, सहिष्णुता, दया, परोपकार से संबंधित जो भी ह्यूमन वैल्यूज हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ निगेटिव हो रहा है, मगर वो सप्रेस हो रहा है, क्योंकि वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहा है, जो करना चाह रहा है वो कर नहीं पा रहा है, इसलिए चीजें प्रभावित हो रही। तो हेल्थ के 4 डायमेंशन है, और चारों डायमेंशंस को ये बीमारी कुछ इस तरह से है कि प्रभावित करती है। अगला बताया था इम्यूनिटी के, रोग प्रतिरोधक क्षमता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर हो जाए, मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हो जाए, सामाजिक दायरा संकुचित हो जाए या सामाजिक स्वास्थ्य कमजोर हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑलरेडी कम हो जाएगी। किंतु दूसरी तरफ व्यक्ति का शरीर बहुत ही यूनिक है, इसमें हजारों तरह के केमिकल और फिर उसका एक्शन और रिएक्शन होते हैं। कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं अलग अलग ग्लैंड्स के माध्यम से, थायराइड के माध्यम से, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के माध्यम से, पीनियल ग्लैंड के माध्यम से, पैंक्रियाज के माध्यम से, तो तमाम तरह के मोशंस है, प्लस जितने भी शरीर में सिस्टम्स हैं उनका काम है। तो यदि हार्मोन्स का, किसी हार्मोन्स का सिक्रेशन अधिक हो गया, जैसे आप मान लो कि स्ट्रेस पैदा करने वाले या जो एंगर हार्मोन्स हैं, एंगर ग्रुप के हार्मोन्स है, इनकी मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाए, तो उसी समय इम्यूनिटी, शरीर की जो स्वाभाविक इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाएगी। इसके अलावा बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, या आप यूं समझ लो कि शरीर के अंदर तमाम तरह की फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होता रहता है। उसके थ्रू शरीर में तमाम तरह का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बनता है, जिसको कि एक अंतराल के बाद, एक समय अंतराल के बाद शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, मगर उसकी कुछ सूक्ष्म मात्रा यदि शरीर में बनी रहती है तो बहुत ही बड़े लेवल पे फिर शरीर की इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। योग की यह शिक्षा बताती है। इसलिए शरीर का शोधित होना और पवित्र बना रहना अत्यंत आवश्यक है रोग मुक्त होने के लिए। शरीर के अंदर फॉरेन मैटर का एक्यूमुलेशन होता है, तो फिर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑलरेडी फिर कमजोर हो जाएगी। और योग में ये मान्यता है रोग प्रतिरोधक क्षमता के संबंध में कि ऐसे ही उन व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है जिनके शरीर में फॉरेन मैटर का एक्यूमुलेशन होता है, या ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है जिनके शरीर में प्राण तत्व का सही ढंग से परिसंचरण नहीं हो पाता है। तो योग में तमाम तरह के, आगे मैं बताऊंगा, प्राकृतिक विधियां हैं जिनका अभ्यास करके हम शरीर में जो फॉरेन मैटर बनता है ऑलरेडी, उसको टाइम टू टाइम रिमूव कर सकते हैं। प्लस जो प्राण तत्व है, जो जीवन का आधार है, उसको प्रॉपर सेल्स में, कैपिलरीज में प्रॉपर ढंग से उसका संवहन बना रहेगा, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। और सभी के शरीर में स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक क्षमता है, और इस मानव शरीर का स्वभाव है इसका ऑटो इम्यून सिस्टम
मतलब किसी विपरीत परिस्थितियों से, चाहे वायरस हो, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, उससे लड़ने की शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है या स्वाभाविक शक्ति है, उसी को कहा जाता है रोग प्रतिरोधक शक्ति। और आज के संबंध में इस संक्रमण से वही बचेगा जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खूब अच्छी। अगला पॉइंट्स मैंने कहा था इफेक्ट्स ऑफ आसनास ऑन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर पर आसनों का प्रभाव। ये बहुत ही लंबा चर्चा करने का पॉइंट्स विषय है, मगर समय के अंदर मैं अपनी बात इसको छोटे छोटे पॉइंट्स वाइज करके खत्म करूंगा। देखिए, जो भी आसन है, जो हठयोग के जो आसन है या घिरण संहिता के जो आसन है, या जो भी हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा प्रतिपादित जो आसन है, वो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। शरीर को प्रभावित करने का मतलब है कि कुछ ऐसे आसन हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे अच्छा प्रभाव डालते हैं, कुछ ऐसे आसन हैं जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अच्छा प्रभाव डालते हैं, कुछ ऐसे आसन हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अच्छा प्रभाव डालते हैं, कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो नर्वस सिस्टम पे अच्छा प्रभाव डालते हैं, कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो मस्कुलर सिस्टम पे अच्छा प्रभाव डालते हैं, और कुछ ऐसे यौगिक सूक्ष्म व्यायाम हैं जो स्केलेटन सिस्टम पे अच्छा प्रभाव डालते हैं, एरेथ्रोलॉजी जो जिसको जॉइंट्स बोला जाता है उस पे अच्छा प्रभाव डालते हैं। उसमें मैं 2-3 पॉइंट्स के बारे में बात कर लूँ, विशेषकर इम्यूनिटी और कोरोना क्राइसिस के रेफरेंस में। देखिए, पेट शरीर की इम्यूनिटी का 70 से 80% दारोमदार हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे है। मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि जिसका पेट ठीक है, जो भी वो खा पी रहा है अच्छे से पच जा रहा है, और जो फॉरेन मैटर है टाइम टू टाइम बॉडी से एलिमिनेट हो जा रहा है, तो उस व्यक्ति का जो इम्यून पावर है या रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी बनी रहेगी। तो हम चर्चा करेंगे कि पेट पे प्रभाव डालने वाले आसन कौन कौन से हैं, जबकि पेट 70 से 80% शरीर की इम्यूनिटी का आधार बनता है। तो योग में विशेषकर हठ योग में तमाम तरह के ऐसे आसन हैं जो पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए बहुत ही ज्यादा अपना अच्छी भूमिका प्ले करते हैं। जैसे आप ले लो, पवन मुक्तासन है, भुजंगासन है, धनुरासन है, वज्रासन है, ये सब जितने भी मैंने आसन बताए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास है। और देखिए, आसनों के अभ्यास से डाइजेस्टिव सिस्टम पे किस तरह से प्रभाव होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ऐसे लोग जो सात्विक आहार लेते हैं प्लस पेट पे प्रभाव डालने वाले आसनों का अभ्यास करते हैं, तो उधर यहाँ मुख से आप शुरुआत करोगे तो सलेवरी ग्लैंड्स 3 जोड़ी इसके अंदर, फिर नीचे फेरिंग्स, फिर आसोफेगस, स्टमक, छोटी आंत, इधर डुोडेनम, बड़ी आंत, फिर एलिमिनेशन हो जाता है जो भी स्टूल हो गया। ये इसके मेन ऑर्गन्स हो गए, उधर पैंक्रियाज और लीवर। तो मैं कुछ चीजों के बारे में बताऊं। जो अच्छा योगाभ्यासी है, विशेषकर पेट पे प्रभाव डालने वाले आसनों का अभ्यास करता है, तो स्टमक के अंदर जो उसका फंडस, बॉडी और पाइलोरिक वाला हिस्सा है, या यूं आप कह लें, स्टमक से के म्यूकस मेम्ब्रेन से जो गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, विशेषकर जो गैस्ट्रिन हार्मोन्स निकलता है जो स्टमक में भोजन आ गया उसको प्रॉपर पचाने के लिए, तो तमाम तरह की योग की रिसर्चेज हैं कि पर्टिकुलर हम योगाभ्यास करते हैं, विशेषकर आसनों का अभ्यास करते हैं, तो गैस्ट्रिक जूसेस यदि एबनॉर्मल निकल रहे हैं, उसमें गैस्ट्रिन हार्मोन्स की मात्रा एबनॉर्मल है, कम है, तो प्रॉपर नियम के तहत हम पेट प्रभाव डालने वाले आसनों का अभ्यास करते हैं, तो उस हार्मोन्स की मात्रा संतुलित हो जाती है। साथ ही साथ पेट स्टमक के अंदर जो रेनिन, पेप्सिन, पेप्सिनोजेन, इसका एक लंबा विश्लेषण है, किंतु वहां मैं नहीं जाना चाहता। इनसे संबंधित जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, अच्छा योगाभ्यासी है तो ये रासायनिक क्रियाएं खूब सुंदर ढंग से होने लगती है। इसके बाद स्टमक से करीब करीब 4 ग्राम के आसपास भोजन फिर छोटी आंतों की तरफ जाता है। उसके बाद छोटी आंतों के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं, जिनको 2 हिस्से में बांट सकते हैं, सेगमेंटल और पेंडुलर मूवमेंट्स। ये देखा गया है जो लोग अच्छा योगाभ्यासी हैं और नियम के साथ योगाभ्यास करते हैं,
उनके छोटी आंतों में होने वाले जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं, जो सेगमेंटल और पेंडुलर मूवमेंट्स नाम से जाना जाता है, वो बहुत ही स्वाभाविक हो जाती है, नेचुरल हो जाती है। इसके अलावा पेट पे प्रभाव डालने वाले आसनों का अभ्यास किया जाए तो छोटी के आंतों के अंदर जो विलाई होते हैं, छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ग्लोबुलेट सेल्स हैं, और फिर ग्लोबुलेट सेल्स का नेचर ये होता है कि जो भी चीजें हमने खाया है स्टमक के बाद छोटी आंतों में आ गई, तो वो उस विलाई या ग्लोबुलेट सेल्स का काम ये होता है कि उस भोजन में जो करीब करीब पच चुका है उसके अंदर जो पोषक तत्व केवल उसको चिन्हित कर लेते हैं, उसको सोख लेते हैं और फिर लैक्टियल के थ्रू ब्लड को दे दिया जाता है, जिससे शरीर को ताकत, ऊर्जा, शक्ति मिलती है। तो ये पाया गया है तमाम तरह के रिसर्च में, तमाम तरह के इसमें पेपर पब्लिश हैं कि जो विलय है उसकी जो अवशोषित करने वाली जो क्षमता है और पोषक तत्वों को चिन्हित करने वाली जो क्षमता है, अच्छे योगाभ्यासियों में बहुत ही उन्नत किस्म की पाई गई। इसके अलावा पेट पर प्रभाव डालने वाले आसनों का हम नियमित अभ्यास करते हैं तो उधर इसके बाद जो बड़ी आंतों में वाटर, साल्ट और म्यूसिन से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वो अच्छे ढंग से हो जाती हैं, और एक टाइम पे, एक निश्चित टाइम पे जो स्टूल है हमारे शरीर से पास आउट हो जाता है। मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि हम अच्छा योगाभ्यासी हैं, विशेषकर पेट पर प्रभाव डालने वाले आसनों का अभ्यास करते हैं और अच्छा आहार लेते हैं तो हमारा गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स अच्छा बना रहता है, जिससे पूरा डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा बना रहेगा, पेट हमारा अच्छा बना रहेगा। और मैंने कि जैसा पहले बताया, पेट अच्छा है तो हमारी शरीर की इम्यूनिटी खूब स्ट्रांग बनी रहेगी, बहुत ही नेचुरल बनी रहेगी। इसलिए सुकरात ने ये कहा था कि दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसका पेट अच्छा है। तो इस तरह से आसनों का प्रभाव इन सब चीजों पे पड़ता है। दूसरी तरफ जितने भी आसन हैं, देखिए एक्सरसाइज और आसनों में जमीन आसमान का अंतर है। जितने भी आसन हैं उनके एक पोस्चर लगाने के क्रम है, फिर सांस कब लेना है, फिर किस पोस्चर में आके रोकना है, फिर किस पोस्चर में आके उसको रिलीज कर देना है या उसको छोड़ देना है। सारी चीजों की एक नियमावली है। जो एक्सरसाइज होती है या जो व्यायाम होता है उनमें सांसों पे इस तरह का नियम कायदा नहीं लागू होता। तो कहना मैं ये चाहता था कि अच्छा योगाभ्यासी नियम के तहत हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको अच्छे ढंग से पोषण मिलता है, और जो हार्ट की जो मसल्स है उसको अच्छा पोषण मिलता है, उसको अच्छा मसाज मिलता है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स के अंदर कोई ऐसा मटेरियल या फॉरेन मैटर जो उसका कोआगुलेशन हो जाता है या एक्युमुलेशन हो जाता है या उसका संचय हो जाता है, तो हम अच्छा यदि आसनों के अभ्यासी हैं तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, बल्कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगातार हम अच्छा अभ्यास करते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, जिससे उस डिपोजिशन के कारण होने वाला जो रोग है, जो बाद में बड़े बड़े रोग में कन्वर्ट हो जाता है, बड़ी बड़ी तकलीफ में कन्वर्ट हो जाता है, उससे भी निजात पाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, आसनों के अभ्यास से शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ही नॉर्मल हो जाता है, संतुलित हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन संतुलित हो जाए तो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसी के साथ तो ऑक्सीजन उसके साथ मिलके पूरे सेल्स को, कैपिलरीज को मिल रही है, और जो शरीर का जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है वो भी तो ब्लड के साथ ही सर्कुलेट हो रहा है, तो शरीर को अच्छा पोषण मिलेगा और बढ़िया सर्कुलेशन हो जाए तो शरीर के अंदर गंदगी कम रहेगी या ब्लड की टॉक्सिसिटी कम रहेगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूं। देखिए, जीवन में गति होना जरूरी है, व्यक्ति को गतिशील होना जरूरी है। उसी तरह से आसनों के माध्यम से हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य रखें। जो रक्त का जो परिसंचरण हो रहा है वो स्लो नहीं होना चाहिए, आपकी क्षमता या आपकी एज के हिसाब से वो स्वाभाविक होना चाहिए। और जो लोग कोई किसी प्रकार का कोई एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकल कोई वर्क नहीं करते या आसन नहीं करते, तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं बना रहता, फिर टॉक्सिसिटी होने की
या उसमें गंदगी आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, इसलिए मूवमेंट्स होना जरूरी है। एक एग्जाम्पल मैं दे दूं, जैसे गड्ढे का पानी है, उसमें यदि कोई धारा नहीं है, कोई प्रवाह नहीं है, तो 2 महीने बाद वो पानी सड़ जाएगा और उस गड्ढे के बगल में आप खड़े होंगे, चाहे हम खड़े होंगे, तो बहुत तेज बदबू आएगी, उसका रंग भी बदल जाएगा। मगर झरने के पानी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते, बहुत ही स्वच्छ और पवित्र बना रहता है, क्योंकि उसमें लगातार मूवमेंट्स हो रहा है। उसी तरह से हमारा शरीर भी है, इसमें भी ढेर सारी मात्रा में लिक्विड है, लिम्फेटिक सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, सारा लिक्विड बहुत ही बड़ी मात्रा में। तो हम कोई फिजिकल वर्क नहीं करते, कोई व्यायाम नहीं करते, कोई आसन नहीं करते, तो सर्कुलेशन अच्छा नहीं है हमारे शरीर का, तो हमारे ब्लड में टॉक्सिसिटी आने की संभावना है, ब्लड में फॉरेन मैटर ब्लड वेसल्स में एक्यूमुलेट होने की संभावना है। जिस तरह से उस गड्ढे का पानी सड़ जाएगा, उसी तरह से हम यदि शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, आसन नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे ब्लड में भी तमाम तरह की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और ब्लड में टॉक्सिसिटी आने का मतलब कि बड़े लेवल की इम्यूनिटी कमजोर हो गई और बड़े बड़े रोगों के लिए होने के लिए फिर हम दावत देने लग जाएंगे। चौथा पॉइंट है, जैसा कि मैंने बताया, आसनों के दौरान सांस लेना, रोकना और छोड़ने का क्रम है। तो अच्छी मात्रा में जरूरत वो बनी रहती है, तो जो शरीर का ग्लूकोज है वो फिर ग्लाइकोजेन में चेंज हो पाएगा, और फिर हमारे शरीर की जो फिजियोलॉजी है वो अच्छा बना रहेगा। कुछ लोग क्या है, केवल उथली सांस लेते हैं, गहरी सांस लेना है उसको कभी ध्यान ही नहीं देते, या ऐसे लोग जो लगातार एक्सरसाइज करते हैं और सांस पे नियंत्रण नहीं रखते, तो क्या है, फिर उधर ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में तभी बर्न होगा जब ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में प्रॉपर बनी रहेगी। और यदि ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में बर्न नहीं हो रहा है या चेंज नहीं हो रहा है या शक्ति के रूप में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, खून के अंदर लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। फिर क्या है, हमें आलस्य आएगा, उदासी छाई रहेगी, बाद में हम बहुत ज्यादा इरिटेट होने लग जाएंगे, किसी काम में मन नहीं लगेगा, हमारी एकाग्रता भंग हो जाएगी, कोई अच्छा भी बोलेगा तो गुस्सा आएगा, तो इस तरह का धीरे धीरे टेम्परामेंट हो जाता है। इसलिए ये 4-5 मैंने पॉइंट्स बताए, और भी ढेर सारे पॉइंट्स हैं, मगर अभी उतना समय नहीं है उपलब्ध मेरे पास। तो आसनों का हम अभ्यास करें तो इस तरह से अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं। अगला पॉइंट्स मैंने बताया था लंग्स एंड प्राणायाम। देखिए, फेफड़ा शरीर का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है। लंग्स के अंदर ब्रोंकियोल्स है, एल्वेलाई है, एयर सैक है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये सारी चीजें मिल करके प्रॉपर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को निर्धारित करती हैं। दूसरी तरफ लंग्स की, सभी लोगों के लंग्स की कैपेसिटी का एक एवरेज है, जैसे पुरुषों में 4600 ml के आसपास लंग्स की कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी होगी, स्त्रियों में 34-3500 ml के आसपास होगी। तो कहना मैं ये चाहता था कि लोग टेलीविजन में देख करके या किसी को सुन करके या पढ़ करके, कुछ लोग तो ऐसे जो लगातार प्राणायामों का अभ्यास कर रहे हैं, तो यदि आपको प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है या आप आवश्यकता से ज्यादा प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपके शरीर को नुकसान कर रहा है, क्योंकि आज के समय में हमने ये सीख लिया कि साहब प्राणायाम करने से ढेर सारी ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगी, और ढेर सारी ऑक्सीजन हमारे शरीर में चली जाएगी तो उतने ही हमारे शरीर की स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, और उतना ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहेगी। ऐसा नहीं है। मैं इसलिए बताना चाहता था कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। यदि आपके शरीर में ऑक्सीजन की संतुलित मात्रा 20 मिनट प्राणायाम करने से या 25 मिनट प्राणायाम करने से पूरी हो जाती है, तो 26वें मिनट आप नहीं करिए, क्योंकि फिर आपके शरीर को नुकसान करने लग जाएगा, और नुकसान भी करेगा और तमाम तरह के रोग भी पैदा कर देगा। इसलिए जितना भी अनुलोम विलोम है या भ्रस्त्रिका है, भ्रामरी है, उज्जाई है, ये कपालभाति को भी लोगों ने प्राणायाम कहना शुरू कर दिया। कपालभाति एक्चुअली ये षटकर्म का हिस्सा है, मगर उस विवाद में नहीं जाना है। कपालभाति मैं तो देख रहा हूँ, कपालभाति भ्रस्त्रिका लोग 3-3 घंटे लगातार कर रहे हैं,
कपालभाति बहुत ही स्ट्रांग ब्रेन सेल्स स्टिमुलेटर है। आवश्यकता से आप ज्यादा कर दोगे तो बहुत ही ज्यादा इसके प्रतिकूल प्रभाव है। इसलिए किसी विशेषज्ञ की सलाह पे अपनी क्षमता के अनुसार, अपने रोग के स्तर के अनुसार, अपनी एज के अनुसार, अपनी वेट के अनुसार, प्लस हम किस प्रकृति के हैं, वात प्रकृति के हैं या पित्त प्रकृति के हैं या कफ प्रकृति के हैं, ये 3 प्रकृति है व्यक्ति की, उसके अनुसार प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए। कुछ अन्यथा नुकसान होने की संभावना है। जैसे कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो कफ को बढ़ा देते हैं। यदि हम कफ प्रकृति के हैं और हम कफ प्रकृति को बढ़ाने वाले प्राणायाम कर रहे हैं तो हमको तो बीमारी और बढ़ गई, तो इम्यूनिटी कहाँ से बढ़ेगी। कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो पित्त प्रकृति को बढ़ाते हैं और जानकारी के अभाव में हमने टेलीविजन पे देख के या कहीं किसी से सुन के, किसी अखबार में पढ़ के हमने वो सारे प्राणायाम कर दिए या कर रहे हैं महीनों से, जो पित्त प्रकृति को बढ़ा रहे हैं। वात प्रकृति को बढ़ाने वाले जो प्राणायाम है उसी को हम लगातार कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि इसके साइंटिफिक विजन को समझ करके और फिर प्राणायामों का अभ्यास करें तो काफी अच्छा होगा। क्योंकि मैं प्रबुद्ध जनों के बीच में बात कर रहा हूँ, इसलिए एक बात और भी मैं जोड़ना चाहता हूँ। आज कोरोना क्राइसिस के संबंध में या उससे पहले भी फेफड़े के ऊपर ढेर सारे रिसर्च हो रहे हैं, एडवांस रिसर्च हो रहे हैं, पूरा देश दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं। कोरोना वायरस, फिर उसका इन्फेक्शन और लंग्स, वो भी ठीक है, मगर मेरा ये कहना है कि इस शरीर का फेफड़ा तभी ठीक रहेगा जब पृथ्वी के फेफड़े ठीक रहेंगे। और पृथ्वी के फेफड़े हैं, धरती का फेफड़ा है पेड़ पौधे वृक्ष। तो वृक्ष को तो हमने नष्ट कर दिया, जंगलों को काट डाला, हरे भरे जंगलों को काट डाला, कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, तो फिर हमारा फेफड़े के ऊपर संकट, जो शरीर का फेफड़ा है, लगातार संकट बना ही बना रहेगा। इकोलॉजिकल बैलेंस हमने बिगाड़ दिया, पर्यावरण का जो संतुलन था वो हमने बिगाड़ दिया। इसलिए अभी तो ये कोरोना वायरस आया है, हो सकता है 2 साल बाद फिर कुछ आए, भगवान न ऐसा करे, मगर इतिहास में ऐसा मिल रहा है। इस तरह से हमने जो प्राकृतिक वातावरण है उसको इस तरह से हमने डैमेज कर दिया। इसलिए इस शरीर के फेफड़े को अच्छा रखने के लिए जो धरती का फेफड़ा है उसका भी हम संरक्षण करें, पौधारोपण करें, जो भी पौधे हैं, जितनी भी हमारी क्षमता है उसकी सुरक्षा करें, संरक्षा करें, तो मैं समझता हूँ कि और ज्यादा प्राकृतिक वातावरण अच्छा बना रहेगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए और इम्यूनिटी के लिए ठीक रहेगा। इसके बाद अगला पॉइंट मैंने बताया था षटकर्म। जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि जब शरीर में गंदगी या फॉरेन मैटर का एक्युमुलेशन हो जाए तभी शरीर में किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के इन्फेक्शन होने के चांस बनते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, डॉक्टर थॉमस पॉवेल। वो क्या करते थे, जो टीबी का जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम, वो अपने शरीर में उसको इंजेक्ट करवाते थे लगातार। उनका लिटरेचर ये कहता है ये कि वो 6 महीने तक लगातार बीच बीच अंतराल पे इंजेक्ट कराते थे। बाद में उन्होंने ये बताया कि किसी भी व्यक्ति में ये वाला इन्फेक्शन या किसी भी तरह का इन्फेक्शन तब हो सकता है जब उसके शरीर में उस बैक्टीरिया को ग्रो करने का चांस होगा। डॉक्टर थॉमस पॉवेल ने लगातार इंजेक्ट करवाया मगर उनको कुछ नहीं हुआ। योग भी ये कहता है कि उन्हीं के शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के इन्फेक्शन के चांस बनेंगे जिनकी शरीर अंदर से गंदी है, इंटरनल हाइजीन अच्छी नहीं है या एक्सटर्नल हाइजीन अच्छी नहीं है, तो उनके अंदर बैक्टीरिया और वायरस के ग्रो करने का चांस ज्यादा बनेगा। इसलिए हमारे देखिए ऋषि मुनि कितने विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। आज से हजारों हजार वर्ष पहले योग में उन्होंने कुंजन, प्रक्षालन, वस्ती, नवली, इस तरह की शरीर शोधन की क्रियाएं हैं जिससे शरीर के अंदर जो मॉर्बिड मैटर है या जो विजातीय तत्व है या रोग पैदा करने वाले जो तत्व है वो शरीर से बाहर निकले। तो एक खाली एग्जाम्पल मैं दे दूं, आजकल जलनेती का लगातार लोग प्रयोग कर रहे हैं नजल कैविटी को ठीक रखने के लिए। ये बहुत ही अच्छा है, योग विशेषज्ञ की सलाह ले लें और इसका प्रयोग करें तो काफी अच्छा है। मगर जिनको नहीं आवश्यकता है वो लोग, मैं देख रहा हूँ तमाम हम लोग से लोग आते हैं सलाह लेने, कुछ लोग तो सुबह भी करते हैं, दोपहर में भी करते हैं और शाम को भी करते हैं, और हमारे डर हो गया कि यहीं से वायरस फिर नीचे चला जाता है। ये भी ठीक है मगर जरूरत है तब करिए। जैसे जलनेती है,
गुनगुना पानी सहन करने भर कर लेते हैं और प्लस फिर उसमें नमक डाल देते हैं। नमक पड़ गया तो नॉर्मल सैलाइन वाटर हो गया, वो नॉर्मल वाटर नहीं रहा। फिर आपकी आवश्यकता नहीं है या आवश्यकता ज्यादा लगातार ले रहे हैं तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होने लगेगा और इसका सेंसेशन बहुत दूर तक जाता है तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आवश्यकता के अनुसार इसका इस्तेमाल करें। कुंजल क्रिया एक है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो पेट खूब अच्छा बना रहता है, मगर किसी विशेषज्ञ की सलाह पे करें। अगला पॉइंट था, मैं समझता हूँ बहुत समय काफी हो गया, मैं जल्दी मैं खत्म करता हूँ। योगिक डाइट की बात करें तो योग में सात्विक, रासिक और तामसिक आहार की विवेचना की गई है और आज के कोरोना क्राइसिस के समय में हम सात्विक आहार पे रहें तो वो काफी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को और हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करेगा। इसको मैं आज के परिवेश के हिसाब से जोड़ के बताऊं तो कुछ इस तरह से कहा जा सकता है कि हम अपने भोजन में 80% एल्कलाइन फूड का इस्तेमाल करें और 20 या उससे भी कम एसिडिक फूड का इस्तेमाल करें। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। एसिडिक फूड 80% ले रहे हैं, आप देख लीजिए सुबह से शाम तक का अपना भोजन करने का क्रम, और जो एल्कलाइन फूड है वो 20% भी नहीं लेते। तो ये भी बहुत ही बड़े स्तर पे हमारे स्वास्थ्य को और रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। उसके बाद जंक फूड, फास्ट फूड, ये भी हमारी शरीर की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है या पेट से संबंधित जो फिजियोलॉजी है उसको बहुत ही बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। जंक फूड तो लेने से जीवन में जंग लग जाएगा। जैसे लोहे पे गीला हो जाए फिर हवा लगे तो जंग लग जाएगा, उसी तरह से जो लोग जंक फूड खाने खाती हैं वो समझ लो आप अपने जीवन में जंग लगा रहे हैं। इसलिए जो ऋषि मुनि परंपरा के लोगों ने ये कहा था कि किसी से रोग से बचना है या स्वास्थ्य को समुन्नत रखना है तो संतुलित आहार लीजिए और उसके साथ ही साथ सात्विक आहार लीजिए जिसमें फलों की, सब्जियों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। साथ ही साथ एक चीज मैं और चीज जोड़ना चाहता हूँ कि योग का एक सिद्धांत है कि जिस मौसम में जो बीमारी होने वाली होती है उस मौसम में होने वाले फूल, फल और सब्जियों में कुदरत, नेचर, प्रकृति उस मौसम में होने वाले बीमारियों का इलाज भी भेज देती। इसलिए इस तथ्य को हम लोग ध्यान में रखें और जो मौसमी फल और सब्जियां हैं उसका अच्छा इस्तेमाल करें और सच्चा इस्तेमाल करें। ये नहीं कि उसको ज्यादा स्पाइसी बना दें, इतना उसको तल भून दें कि उसका जो प्रोटीन है या विटामिन है या जिंक है या जो भी उसका पोषण है या पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाए। तो इस तरह के आहार के साथ चलते हैं, प्लस में आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो शरीर का स्वास्थ्य, इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी। अगला मैंने बताया था मेडिटेशन, ध्यान। इस कोरोना क्राइसिस में तमाम तरह के डिस्ट्रेस से हम गुजर रहे हैं और वो हमारे लिए बहुत ही घातक हो रहा है। और जैसे ही हमारे खून के अंदर या हमारे शरीर के अंदर एंगर हार्मोन्स बढ़ जाएं, जैसे शुरू मैंने बताया था कार्टिसोल हुआ, एडिनलिन हार्मोन्स हुआ, एड्रिनल हार्मोन्स हुआ या और भी कई तरह के इसके ग्रुप्स हैं। कार्टिसोल ग्रुप के हार्मोन्स की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है या एंगर ग्रुप के हार्मोन्स की मात्रा खून में बढ़ जाती है तो फिर हम बड़े लेवल पे एंगर नेचर के हो जाएंगे, खूब ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, बीपी हाई हो जाएगा और ये सब चीजें होने लग जाए तो तुरंत हमारी इम्यूनिटी नीचे आ जाएगी। तो इसमें ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। वर्तमान इसमें जो क्राइसिस है, ध्यान का हम अच्छे ढंग से अभ्यास करें, उसकी सारी टेक्निक्स का पहले अध्ययन कर लें, किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेकर ध्यान का अभ्यास करते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारी ब्रेन वेव्स संतुलित हो जाएंगी, नर्वस सिस्टम संतुलित होने लगेगा। उसके साथ ही साथ जो हैप्पी हार्मोन्स हैं या जो आनंद प्रदायक जो हार्मोन्स हैं जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, ये आनंद प्रदान करने वाले हार्मोन्स है, स्ट्रेस रिलीज करने वाले हार्मोन्स है, टेंशन कम करने वाले हार्मोन्स है, उच्च रक्तचाप कम करने वाले हार्मोन्स है और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हार्मोन्स है। तो प्रॉपर आधा घंटा, 1 घंटा जो भी हमारे पास क्षमता है, आसनों के साथ साथ प्राणायामों के साथ साथ ध्यान का भी हम अभ्यास करते हैं तो अपने शरीर में हैप्पी हार्मोन्स की मात्रा को संतुलित करके रोग प्रतिरोधक क्षमता और अपनी मानसिक संकाय दोनों को विकसित कर सकते हैं। अगला पॉइंट था प्राकृतिक चिकित्सा। देखिए ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। तो इस शरीर जिससे बना हुआ है उन्हीं
तत्वों का हम इस्तेमाल करते हैं तो शरीर अच्छा बना रहेगा। इसलिए अब इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे पानी से उपचार करने की पद्धति है, उसमें कोई दवा नहीं करते हैं, जल चिकित्सा उसको बोलते हैं। उसमें करीब 21 तरह की टेक्निक्स हैं, उसको हम अपनाते हैं तो हम तमाम तरह के रोगों का और शरीर की इम्यूनिटी को अच्छा रख सकते हैं। आजकल का जो इन्फेक्शन का दौर है, इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग पल्मोनरी हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस देते हैं, जिससे लंग्स का जो कंजेशन है बहुत ही तेजी से अच्छा होता है। टेक्निक क्या है, स्पाइनल बात दे सकते हैं, पूरे बॉडी का स्टीम बात है वो दे सकते हैं, जिससे शरीर का शोधन हो, परिशोधन हो। इसके अलावा दूसरा प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी चिकित्सा है। मिट्टी चिकित्सा में भी इलाज करने का अलग अलग क्रम है। इसमें अलग अलग मड पैक है, जैसे एब्डोमिनल मड पैक है, चेस्ट मड पैक है, फोरहेड का मड पैक है, बैक का है, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा प्राकृतिक चिकित्सा में सूर्य किरण चिकित्सा है। हमारे शरीर का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है या जैविक घड़ी है, जो हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, वेदों की मान्यता ये है या योग की मान्यता ये है कि हमारे शरीर की जो जैविक घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो सूर्य से कंट्रोल होती है। इसलिए शरीर पे सूर्य का किरण या प्रकाश जो भी कह लें, उसका लगना, स्पर्श होना जरूरी है, जिससे हमारे शरीर की स्वाभाविक जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो समुन्नत बनी रहेगी। देखिए, सूर्य की किरणें शरीर को 3 रास्ते से प्रभावित करती है। थर्मल इफेक्ट, फोटोथर्मल इफेक्ट जिसको बोलते हैं, तीसरा हीटिंग इफेक्ट और तीसरा फोटोसिंथेसिस। उसकी बड़ी व्याख्या है, उसको छोड़ दीजिए। इसलिए सूर्य के किरणों का संसर्ग होना जरूरी है। और आज विज्ञान भी ये कहता है, सूर्य की किरणें जब 0.4 म्यू टू 0.64 म्यू के आसपास सूर्य की किरणें हैं, तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही संजीवनी है। और हमारे ऋषि मुनियों ने, योग के परंपरा के लोगों ने पहले ही कह दिया कि प्रातः काल की जो सूर्य किरणें हैं वो जीवनदायिनी है। तो सूर्य के प्रकाश में भी या सूर्य की किरणों में भी रहने का प्रयास करें। अगला फिर इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में आहार चिकित्सा है, उसको मैंने थोड़े से इससे पहले बता दिया हूँ। उपवास करने का जितनी भी आपकी क्षमता है, जितना भी अभ्यास है वो करें, उससे भी शरीर की बड़े स्तर पर फिजियोलॉजी प्रभावित होती है, स्वास्थ्य उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि योग का जो अलग अलग तरह का अभ्यास है, चाहे वो आसन हो, प्राणायाम हो, षटकर्म हो, बंध हो, मुद्रा हो, आहार हो या उपवास हो या निसर्गोपचार हो, ये सारे आहार हमारे बॉडी, माइंड और सोल तीनों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं। शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा जो वास्तविक स्वास्थ्य है या समग्र स्वास्थ्य है वो समुन्नत होने लगता है। और वास्तविक स्वास्थ्य समुन्नत होने लगे तो स्वतः रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी समुन्नत रहेगी, जिससे हम अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का इस संक्रमण से बचाव कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल मैम का और सोडी मैम का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे अपने मध्य आमंत्रित किया और मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमरजीत, आपने बहुत ही सारगर्भित बातें कही और डे टू डे लाइफ में जिस तरह से हमको उसका प्रयोग करना है, ये बात बहुत अच्छी लगी, जो शायद बच्चे उससे कनेक्ट भी कर रहे होंगे कि जंक फूड जो है वो जीवन में जंग लगाता है। ये वाकई ही बहुत सोचने की बात है, क्योंकि इस कोरोना संक्रमण में हम सब ने इस बात को भी समझा कि हमारा स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोगों ने सब पीछे छोड़ दिया था इस भौतिकवादी आपाधापी के दौड़ में। और दूसरी बात आपने बहुत अच्छी कही, और उस संबंध में आपको बताऊं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए महाविद्यालय स्तर पर बहुत प्रयास होते हैं। और बात बिल्कुल सही है कि शरीर के फेफड़े तभी ठीक रहेंगे जब धरती के फेफड़े सही रहें, और उसके लिए हमें पर्यावरण संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। और इसको हमने कोरोना काल में खास तौर से महसूस किया, क्योंकि ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन के लिए लोग गली गली भटके, कितना परेशान हुए, वो ऑक्सीजन किस तरह से प्रकृति हमको मुफ्त में ही प्रदान करती थी, जिसकी हमने वैल्यू नहीं की, जिसको हमने महत्व नहीं दिया। तो ये सभी बातें बहुत ध्यान में रखने वाली हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कुछ भी, किसी भी कार्य की अधिकता जो है वो हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि आज यही स्थिति हो गई जिसके कारण से शायद विपरीत परिस्थितियां ज्यादा आई या ज्यादा लोग प्रभावित हुए, क्योंकि पूरी तरह से जानकारी न होने पर भी लोगों ने उस प्रक्रिया को लगातार अपनाया
बिना विशेषज्ञ की सलाह के अगर इस तरह के, क्योंकि योगासन या योगाभ्यास के लिए हमेशा ही ये कहा जाता है कि आपकी शारीरिक क्षमता आपके शरीर के अनुसार, आपकी स्थितियों के अनुसार ही उसका निर्धारण करना चाहिए कि कब, कहाँ और कितना अभ्यास आपको करना है। अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, इसलिए हम सब अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर निरंतर प्रयास करेंगे। और ये बात भी आपकी बहुत अच्छी लगी कि जो प्रकृति है, ये मौसम में, किस मौसम में किस प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं, उसके अनुरूप ही फल सब्जियां हमारे सामने प्रोवाइड करा देती है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसको चुनते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, या फिर हम जंक फूड की ओर भागते हैं, फास्ट फूड की ओर भागते हैं और अपने लिए रोगों को आमंत्रित करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इस समय हम सबके सामने शिक्षा थी, ये जो कोरोना संक्रमण ने हम सबके सामने रखी। तो आपने बहुत ही अच्छे से पूरा सारगर्भित व्याख्यान आपका था डॉक्टर अमरजीत, आप इसके लिए बहुत-बहुत आभार विभाग की तरफ से। मैं चाहूंगी कि एक बार, क्योंकि आप अभी जरूर आपको दूसरे कार्यक्रम में जाना होगा, तो महाविद्यालय की प्राचार्य जी भी जरूर आपका धन्यवाद करना चाहेंगी, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे। हमारे बहुत सारे साथी भी इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस संक्रमण के दौरान बहुत लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया, या बहुत ऐसे हैं जो खुद प्रभावित हुए, और वो कहीं ना कहीं इस आपाधापी में है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एक गाइडलाइन आपसे जरूर बहुत अच्छे से मिली, प्राचार्य जी। थैंक यू मनमीत। मुझे डॉक्टर साहब का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब झोला छाप डॉक्टर सलाह नहीं माननी चाहिए, घातक होती है, इसी तरीके से बिना जाने बुझे योग का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। मतलब इट इज अ शार्प एज्ड वेपन। क्या कितना करें एक्यूरेट मात्रा में, इट इज अ साइंस। तो जिस तरीके से आपने कहा कि किसको कितना रिक्वायरमेंट है, कितनी बॉडी की नीड है, कितनी कैपेसिटी है, इसके अकॉर्डिंग हमें प्राणायाम करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा प्राणायाम और योगाभ्यास। मतलब कि डायबिटीज के लिए क्या उपयुक्त है और हाइपरटेंसिव लोग क्या करें, ये सारी चीजें जानकारी के बाद ही करनी चाहिए। आपको बहुत ही नपे-तुले शब्दों में एक अच्छे गंभीर वक्ता के तौर पर बहुत लोगों के सामने अपना वक्तव्य रखा, धन्यवाद। और कभी नॉर्मल सिचुएशन में हम अपने सारे वक्ताओं से के लिए ये अज्यूम करते हैं कि जब हमारी नॉर्मल सिचुएशन होती तो आप महाविद्यालय आकर रियल प्लेटफॉर्म पर हम लोगों से मिलेंगे, जुड़ेंगे और अपने महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं, थैंक यू मैम। आप लोग बुलाइएगा, जब ये अनुकूल परिस्थितियां हो जाएंगी तो मैं आ जाऊंगा। जो भी मेरे लायक सेवा होगी मैं वो देने को तैयार हूँ। धन्यवाद डॉक्टर अमरजीत, धन्यवाद। और अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो छात्राओं ने भी अपने आज के लिए प्रेजेंटेशन तैयार किए हैं, तो अभी सभी से मेरा ये निवेदन है कि सभी इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बने रहें, क्योंकि छात्राओं ने भी जो प्रयास किया है उसको भी अप्रिशिएट करना और उनको भी जानना हम सबके लिए जरूरी है। क्योंकि ये तो आप लोगों ने एक विषय विशेषज्ञ की बात सुनी, लेकिन आपने भी कितना ज्ञान एकत्रित किया है और आप किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही होता है कि आप उस मंच पर बोलना सीखें, आप अपनी बातों को कहना सीखें। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ। Hello, a very good afternoon to all respected listeners, teachers, and all my dear friends. Myself, Alicia Fatma. On the occasion of International Yoga Day, I want to express my views on yoga. Yoga, the way of life. So the question arises in our mind that what is yoga? Yoga is a group of physical, mental, and cell-culture practices or disciplines which originated in ancient India. Yoga is one of the 6 Astic schools of Hindu philosophical tradition. The origin of yoga have been speculated to date back to pre-Vedic Indian traditions. Yoga is a group of physical, mental, and spiritual practices or disciplines which originated in ancient India. It is the perfect medicine for spiritual wellness. It is derived from the word Sanskrit word yuj, means to unite or integrate. It encourages the union of mind, spirit, and body. It helps to attain a state of permanent peace. So let us discuss the fundamental components of yoga. There are 3 fundamental components of yoga: asana, pran, and dhyan. Asana, the practice of static and dynamic body movements to align and balance the physical movements.
Pran, practice of coordinating body and mind with the help of breath. Dhyan, practice of focusing thoughts inward, awakening, creating awareness, and relaxing the mind. Ashtanga Yoga. The word Ashtanga comes from two words, Asht means 8 and Ang means limb. Ashtanga Yoga has become very popular in recent years. It's a very graceful type of yoga which produces internal heat, causing body to heat and sweat abundantly, and in the process detoxifies the muscles and organs. Ashtanga Yoga is also known as the eightfold path of yoga. The 8 limbs of yoga. Ashtanga Yoga: Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, and Samadhi. Yam: it is the external discipline, principle of ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, and aparigram. Second one, Niyam: principle discipline including short, santosh, tap, swadhyay, and ishwar pranadhan. Asana: it is the posture, yoga position. Pranayam: it is the breathing exercise. Pratyahar: withdrawal of senses. Dharana: concentration. Dhyan: meditation. Samadhi: acceleration. So, what is the impact of yoga during the pandemic? So, during the ongoing coronavirus pandemic, when we all are bound to live a restricted life under the constant fear of infection and risk, it is natural for anyone to develop anxiety. During this time, it is important to understand the mental health is very important for survival. To help with this growing level of anxiety and depression, we must lead a healthy lifestyle. Stay connected to our loved ones, practicing yoga at home. Yoga brings its own flavor and benefits to the table, which can be performed of all ages and provides you with a holistic sense of health, which is especially required during these times. Benefits of yoga. It makes body more flexible, cleanses and detoxifies the body. It improves blood circulation, improves power of concentration, builds patience, helps gain confidence, and gives strength to fight stress and tension. Thanks very much. Thank you, Alicia. Now, Dipali Tiwari. पहला प्रयास था आपका, बहुत अच्छा प्रयास था. Thank you, ma'am. इसके बाद शशि तैयार रहें. यस, दीपाली विजिबल है आपका, स्टार्ट करें. आज की मेरी चर्चा का विषय है आसन. यह महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का तीसरा चरण है. आसनों की प्रारंभिक स्थिति में अनेक प्रक्रांतों के द्वारा अपने शरीर को इस अंतिम स्थिति के अभ्यास के लिए तैयार किया जाता है. महर्षि घेरन ने घेरन संहिता में आसनों के संदर्भ में बताते हैं कि संसार में जितने जीव जंतु हैं उनके शरीर की जो सामान्य स्थिति है उस भंगिमा का अनुसरण करना आसन कहलाता है. भगवान शिव ने 84 लाख आसनों का वर्णन किया है. उनमें से 84 विशिष्ट आसन है और 84 आसनों में से 32 आसन मृत्यु लोक के लिए आवश्यक बताए हैं. आइए बात करते हैं आसन के अर्थ की. आसन शब्द संस्कृत भाषा के अस धातु से बना है जिसके दो अर्थ हैं. पहला है बैठने का स्थान और दूसरे का अर्थ है शारीरिक अवस्था. महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में किसी विशेष आसन का वर्णन नहीं किया है, केवल आसन की परिभाषा बताई है जो इस प्रकार है. स्थिरम सुखम आसनम, जो स्थिर हो सुखदायी हो वो आसन है. श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने आसनों को इस प्रकार बताया है. सम काशीर्ब्रोव्यम धारणयन चलम स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्राम स्वयं दिष्पचालन वलोकयन. कमर से गले तक का भाग, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके और दिशाओं को ना देख केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठना आसन है. फिर आसन के प्रकार. आसन को 6 भागों में बांटा जा सकता है. पहला पशुवत आसन. पहले प्रकार के वे आसन जो पशु पक्षियों के बैठने, उठने, चलने फिरने के आधार पर बनाए गए हैं, जैसे भुजंगासन, मयूर आसन, मकरासन आदि. दूसरे प्रकार के आसन वस्तुवत आसन. दूसरी तरह के आसन जो विशेष वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं, जैसे हलासन, धनुरासन, चक्रासन और वज्रासन. तीसरा आता है प्रकृति आसन. तीसरी तरह के आसन वनस्पति, वृक्ष और प्रकृति के अन्य तत्वों पर आधारित है, जैसे वृक्षासन,
ताड़ासन, पर्वतासन। चौथे प्रकार के आसन अंग या मुद्रावत आसन। चौथी तरह के आसन विशेष अंगों को पुष्ट करने वाले माने जाते हैं, जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन एंड श्वासासन। तीसरे योगी नाम आसन। पांचवी तरह के वे आसन हैं जो किसी योगी या भगवान के नाम पर आधारित है, जैसे नटराज आसन, ब्रह्म मुद्रा और वीरभद्रासन। छठे आते हैं अन्य आसन, जिसमें पवन मुक्त आसन, त्रिकोण आसन, वक्रासन आदि आते हैं। आसन के महत्व। आसनों का मुख्य उद्देश्य शारीरिक तथा मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाना है। आसन से शरीर के जोड़ लचीले बनते हैं और इनसे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे वो स्वस्थ होती हैं। आसनों के अभ्यास से शरीर को सिकोड़ना, उनको फैलाने आदि के द्वारा शरीर के जितने भी विकार होते हैं वो हट जाते हैं और आसन से शारीरिक संतुलन के साथ साथ भावनात्मक संतुलन की भी प्राप्ति होती है। आइए बात करते हैं आसन से होने वाले लाभ की। शारीरिक और मानसिक उपचार योग के सबसे अधिक ज्ञात लाभों में से एक है। यह इतना शक्तिशाली और प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह सद्भाव और एकीकरण के सिद्धांतों पर काम करता है। ये योग अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया, पाचन विकार और अन्य बीमारियों में चिकित्सा के एक सफल विकल्प है, खास तौर से वहाँ जहाँ आधुनिक विज्ञान आज तक उपचार देने में सफल नहीं हुआ है। फिर नियमित रूप से योग करने से हड्डियां व मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर का आकार बेहतर होता है और शारीरिक क्षमता भी बेहतर होती है। योग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। योग करने से रक्त का प्रवाह अच्छी तरह होता है, इससे सभी अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। योग हमें बताता है कि जीवन में सांस का क्या महत्व है, क्योंकि हर योगासन सांसों पर ही आधारित होता है। जब आप योग करते हैं तो फेफड़े पूरी क्षमता के साथ काम करने लगते हैं और जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। फिर योग पाचन तंत्र को बेहतर करता है, जिससे कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती हैं। योग को करने से थकावट दूर होती है और शरीर नई ऊर्जा से भर जाता है। अगर आप नियमित योग करते हैं तो मन शांत होता है और तनाव से छुटकारा मिलता है, जिससे रात को अच्छी नींद और सोने में मदद मिलती है और आप थकावट से दूर रहते हैं। धन्यवाद। दीपाली, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट है शशि त्रिवेदी। आप सब महसूस कर रहे होंगे इन बच्चों ने पहली बार पीपीटी बनाया है और उस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं, उस हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। A very good afternoon to respected principal ma'am, teachers and all my dear friends gathered over here. I am here present before you all to share my views on International Yoga Day and how yoga asanas are very important even in today's time. I'd like to start my explanation with a very famous quote which states that yoga is the journey of the self through the self and to the self. Okay, now we will start by knowing what is yoga and its theme for the year 2021. The term yoga is derived from Sanskrit word yuj, which means to unite, representing the unification of body and consciousness. The COVID-19 crisis that has dramatically changed the ways we work and live has also changed the way we exercise and stay fit. As a form of exercise that can be easily practiced even in a small enclosed space, yoga has found new converts during the pandemic. While there was no dearth of online yoga sessions and apps even before COVID-19 broke out, most people usually prefer to perform yoga in groups and under the physical supervision of a trained expert. However, virtual yoga has now become viable for many people as they stay at home. The theme for International Yoga Day year 2021 is Yoga for Wellness, which is aligned to the current preoccupations. But what I think is not only for mental stress and anxiety, yoga is also very helpful and valuable in maintaining your body posture and making your skin glow without the help of any kind of chemicals or something. So now we will start discussing about some yoga asanas and their benefits. Yoga asanas for getting rid of depression and anxiety. First one is Halasana, also known as slow flow. This miracle flows, as the name suggests, brings the body and the mind for deep rejuvenation, like flow is used for digging the soil. The next one is Ardha Chandrasana, also known as half moon pose. Named after the moon, the standing balanced Ardha Chandrasana invites you to tap into both the calm, balancing energy of the moon and the fiery force of the sun. In this pose, you discover how the coming together of two opposing energies generates a power that is greater than its separate parts. Asanas for overcoming breathing problems.
Sukhasana, cross-legged sitting pose. This is the easiest meditative pose which can be practiced irrespective of all age groups, especially suitable for the older age one since the pose tends to comfort one, therefore it is also known as comfort pose. Matsyasana, also known as fish pose. Practicing fish pose is a great way to increase the energy levels of one's body and say goodbye to all that stress, anxiety, and fatigue caused by a hectic daily schedule. Its benefits are to promote deep breathing and it is excellent for respiratory issues and for the cervical area. Asanas for glowing skin and maintaining correct body posture. Dhanurasana, bow pose. Bow pose is an intermediate position that stretches the back muscles while opening the front of the body. It also helps in losing belly fat, resulting in a better body posture when done at least thrice a week. Tadasana, mountain pose. It is a basic yoga pose that is very beneficial for our health. Beginners are often asked to practice this yoga pose. Although it is a basic yoga pose and won't tire you out, practicing it regularly can improve your health. If you master it, performing other asanas won't seem like a challenge to you. And at last, I'd like to say that yoga is not a religion. It's a way of living that aims toward a healthy mind in a healthy body. When done thrice a week, can cure all your problems and distances you from all kinds of diseases. Because someone truly said that yoga does not transform the way we see things, it transforms the person who sees it. Thank you and have a happy International Yoga Day to all. Well done, Shashi. Very rightly said कि yoga is an art of living. Now next, Rashmi Maurya. Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. Myself, Rashmi Maurya. On this International Yoga Day, I am here to present my views on different yoga asanas with their benefits. So, I would like to start with little introduction. The word yoga refers to uniting or joining. Patanjali is thought to be father of modern yoga. He also introduced Yoga Sutra. On this International Day, the theme is "Be with Yoga, be at home." Uh, Now I would like to describe some asanas. First one, first one is Sukhasana. This is a basic yoga asana which broadens the collarbone and chest. It calms the mind and enhances the condition of peacefulness, and also kicks out stress and mental tiredness. Second one is Bhujasana. This asana improves menstrual irregularities, stimulates the heart organs and abdomen like kidney. This yoga also relieves stress and help in opening the chest to clear the passage of heart and lungs. Third one is Purmasana. It stretches the legs, back, chest and shoulder and lengthens the back muscle. It improves the function of respiratory and digestive system. Balasana stretches the strengthen the muscle of hips, thighs and ankle. This asana helps in elevating stretch by increasing blood circulation. Fifth one is Gomukhasana. It stimulates the kidney and is helpful in relieving ailments like diabetes and high blood pressure. And Uttarasana. This asana reduces fat on thighs and strengthens the shoulder back. It also expands the abdominal region, improves digestion, and relieves lower back pain. At the last but not the least, I would like to end my views by saying yoga is a light which once lit will never dim. The better you practice, the brighter the flame. Thank you. Thank you, Rashmi. Nice presentation. ओके यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं जीवन में योग के महत्व और सूर्य नमस्कार के बारे में चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम योग के अर्थ के बारे में बात करेंगे। शब्द योग संस्कृत शब्द के युद्ध से बना है। इसका अर्थ एकजुट होना और संघ है। उपनिषद, महाकाव्य, पुराण और योग सूत्र ने योग शब्द का प्रयोग शरीर, इंद्रियों, दिमाग और बुद्धि को एकजुट और नियंत्रित करने के अर्थ से किया है। योग का इतिहास। भारत में 5000 साल पहले तक योग का विकास सभी स्तरों पर किया गया, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप शामिल थे। योग का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया था।
महर्षि पतंजलि को योग का पिता और प्रवर्तक माना गया, क्योंकि उन्होंने योग सूत्रों के माध्यम से इसे और अधिक सुलभ बनाया था। हम योग के महत्व की बात करेंगे। योग कोई धर्म नहीं है, यह जीने की एक कला है, जिसका लक्ष्य है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारे मन में विचार भी स्वस्थ आएंगे और हमारी जो सोच होगी वो सकारात्मक ऊर्जा की ओर जाएगी। मनुष्य का अस्तित्व शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक है। योग इन तीनों के संतुलित विकास में मदद करता है। योग के लाभ के बारे में हम बात करेंगे। योग मांसपेशियों को पुष्ट करता है और शरीर को तंदुरुस्त रखता है। योग तन के साथ मन को भी तंदुरुस्त रखता है। योगाभ्यास से आप रोगों से भी मुक्ति पा सकते हैं। यह तनाव और चिंता का प्रबंधन करके आपको राहत देता है। अब हम सूर्य नमस्कार की बात करेंगे। सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ है। यह अकेला अभ्यास ही साधक को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। इसके अभ्यास से साधक का शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। सूर्य नमस्कार स्त्री, पुरुष, बाल, युवा तथा वृद्धों के लिए भी उपयोगी बताया गया है। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्तेषां च जायते। जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य और तेज बढ़ता है। हम अपने पहले आसन की तरफ बढ़ते हैं। पहला आसन है हमारा प्रणाम आसन। इस आसन के तहत आप सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथ जोड़ लें, फिर गहरी सांस लें और कांधों को ढीला रखें। अब सांस अंदर लेते हुए अपने हाथ ऊपर करें और सांस निकालते हुए प्रणाम मुद्रा ले लें। इस आसन को करने से हमें यह लाभ होता है कि शरीर को विश्राम मिलता है और सूर्य नमस्कार करने के लिए एकाग्रता की भावना पैदा होती है। दूसरा आसन है हमारा हस्त उत्थान आसन। इस आसन में सांस को लेते हुए हाथों को ऊपर किया जाता है और हाथों को कानों के पास रखा जाता है। इस आसन को करने से हमें यह लाभ मिलता है कि यह शस्त्र, कंधे, निचले हिस्से, ऊपरी हिस्से, छाती, गर्दन के लिए लाभदायक है। अगला आसन है हमारा हस्तपाद आसन। इस चरण में आगे झुकते हैं और सांस छोड़ते हुए हाथों को पैरों के पंजों के पास जमीन पर रखना होता है। इससे हमको यह लाभ मिलता है कि यह शरीर में लचीलापन लाता है, ग्लैंड को उत्तेजित करता है और पाचन प्रक्रिया सही होती है। अगला आसन है हमारा अश्व संचालन आसन। इस आसन को करने के दौरान दाहिना पैर पीछे किया जाता है और इस पैर के घुटने को जमीन पर छुआना होता है। साथ में ही चेहरे को ऊपर की ओर ले जाना होता है और ऊपर की ओर देखना होता है। इस आसन का लाभ यह है कि घुटने और टखने को मजबूत करते हैं और गुर्दे और यकृत के कार्य में सुधार लाता है। अगला है दंडासन। इस आसन को करते वक्त हाथों को बगल में रखें और दोनों पैरों को एक दूसरे के समांतर सामने फैला दें। अपनी एड़ियों पर दबाव डालकर तलवों को सीधा करें, कंधे को ढीला छोड़ें और हाथों को फर्श पर आराम करने दें। इससे यह लाभ मिलता है कि मांसपेशियां और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, मस्तिष्क कोशिकाओं को शांत करने में कारगर होता है। अगला आसन है हमारा अष्टांग नमस्कार। जमीन की ओर मुंह रखते हुए लेटना होता है इसमें और धीरे धीरे कूल्हों को ऊपर की ओर उठाना होता है। याद रहे कि इस आसन के दौरान छाती और ठुड्डी जमीन से ही छुई रहनी चाहिए। इसका लाभ यह है कि दिल के लिए लाभदायक है, रक्तचाप को भी सही करके उसमें फायदेमंद है। अगला है भुजंग आसन। इस आसन के दौरान शरीर का ऊपरी हिस्सा उठा रहता है और बाकी हिस्सा जमीन से लगा रहता है। साथ में ही ऊपर की ओर देखा जाता है। अपने शरीर को हाथों की मदद से ऊपर उठाया जाता है। इस प्राणायाम से हमको यह लाभ मिलता है कि शरीर में लचीलापन पाया जाता है, पाचन को सुधारता है और कंधों को मजबूत करता है। अगला आसन है हमारा पर्वत आसन। इस आसन को करने के दौरान केवल हाथ और पैर ही जमीन पर लगे होते हैं और शरीर का बाकी हिस्सा ऊपर होता है। इस आसन में पूरे शरीर का वजन हाथों और पैरों पर होता है। इस आसन को करने से हमें यह लाभ मिलता है कि यह जांघों, घुटने और एड़ियों को मजबूत करता है, रक्त परिसंचरण के सुधार लाता है। अगला आसन अश्व संचालन आसन से हम अपने सामान्य अवस्था की ओर जाना प्रारंभ करते हैं। इस आसन को भी इस प्रकार किया जाता है कि इस आसन को करने के दौरान पैर पीछे किया जाता है और इस पैर के घुटने को
जमीन पर छुआना होता है, साथ में ही चेहरे को ऊपर की ओर ले जाना होता है। इससे भी हमें यह लाभ मिलता है कि घुटने, टखने, गुर्दे और यकृत के लिए लाभदायक है। अगला हस्तपाद आसन है। इस चरण में हम आगे झुकते हैं और सांस छोड़ते हुए हाथों को पैरों के पंजों के पास जमीन पर रखते हैं। इस आसन से पाचन प्रक्रिया सही होती है और शरीर भी लचीला होता है। अगला है हस्त उत्थान आसन। इस आसन में हम सांस लेते हुए हाथों को ऊपर करते हैं और कानों के पास ले जाते हैं। इससे कंधे, छाती, गर्दन भी मजबूत होता है। ये आखिरी चरण होता है, इसे हम ताड़ासन कहते हैं और इसमें एकदम सीधे खड़े होते हैं और शरीर को आराम देते हैं। इससे पाचन तंत्रिका और श्वास तंत्र के लिए भी यह फायदेमंद है। योग हमें शरीर और मन, व्यक्तिगत और सार्वभौमिक चेतना के बीच सही सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक रोड मैप है। योग का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और आत्मबोध है। मन को शांत करके ही हम मन को पार पा सकते हैं। इस पारगमन के साथ हम अपने सच्चे स्व की ओर अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू शिवांगी। ये सूर्य नमस्कार अपने आप में माना जाता है कंप्लीट पैकेज है सभी आसन का। अब नेक्स्ट है सुरजीत। इसके बाद स्टार्ट करो, विजिबल है। Good afternoon, respected principal ma'am, teachers, and all my dear friends. Myself, Surjit Kaur. My topic is standing posture. Standing posture refers to the body physical position when standing. It is how an individual holds his and her body upright. Proper standing posture lines the body bones and joints, balance the load of each muscles group in use. There are some type of asana are Tadasana. Tadasana is a mountain pose or samasthi is a standing asana in modern yoga as exercise. It is not described in medieval hatha yoga texts. It is the basic for several other standing asana. Benefits of asana: strengthens leg, strengthens biceps and triceps, help create stability in the shoulder joint, strengthens the posture chain, back muscle, butt, hamstrings, help improve balance, helps correct posture, can help relieve sciatica discomfort. Precautions for Tadasana. Avoid practicing that asana for too long as prolonged standing may cause strain on the muscles of the legs. Don't put too much pressure on the knees as it may cause pain in the knees. People suffering from any this condition should avoid practicing this asana. Migraine, insomnia, joint pain, or low blood pressure. Vrikshasana. Vriks denotes tree and asana means posture. Hence, Vrikshasana is also properly known as the tree pose. Vrikshasana is one of those yoga asana which involves the exercise of all the body parts, right from the feet of the head. All muscles get stretched to the maintain proper balance. Precautions of Vrikshasana. If you suffer from migraine, high or low blood pressure, do not practice this asana. Avoid practicing Vrikshasana if you suffer from insomnia. In the beginning, you may find it difficult to make your legs above the knee, so you can place it below the knees, but never place it on the knees. Chakrasana. Chakrasana is a back and the lungs get more oxygen than make the pose especially beneficial for asthma patients. की प्रासंगिकता। योग शब्द का अर्थ एक या एकत्व होता है जो संस्कृत धातु युज से निर्मित है। युज का अर्थ होता है जोड़ना। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग से कर्मों में कुशलता आती है।
व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का एक साधन है। योग भारतीय ज्ञान की हजारों वर्ष पुरानी शैली है। हजारों मूर्तियां इसके संबंध में योग की स्थिति में अभी तक प्रामाणिक रूप में हमें दिखाई पड़ती हैं। योग के प्रसिद्ध ग्रंथों में पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र एवं वेदव्यास द्वारा रचित योग भाष्य का विशेष महत्व है तथा नागेश भट्ट द्वारा रचित योग सूत्र वृत्ति भी विख्यात है। योग के 8 अंगों को अष्टांग कहते हैं, जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। भारतीय धर्म और दर्शन में योग का अत्यधिक महत्व है। आध्यात्मिक उन्नति या शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग की आवश्यकता एवं महत्व को प्राय सभी दर्शनों एवं भारतीय धार्मिक संप्रदायों द्वारा एक मत से स्वीकार किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुसार योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने वाला है। देखा जाए तो योग जीने की एक कला है, जिसका लक्ष्य है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। योग के अभ्यास से व्यक्ति को मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यह भौतिक और मानसिक संतुलन द्वारा शांत मन और संतुलित शरीर की प्राप्ति कराता है, तनाव और चिंता का प्रबंधन करता है। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था, क्योंकि गर्मियों में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है एवं उत्तरी गोलार्ध में 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 21 जून 2015 को किया गया था, जिसमें विश्व भर में कई कीर्तिमान स्थापित किए। वर्तमान में योग भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए प्रासंगिक विषय बना हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि योग के महत्व को देखते हुए आज पूरा विश्व इसे पूरे मनोयोग से अपना रहा है। इसके लिए योग विद्या को वेदों में विशेष स्थान प्राप्त है। वेदों का मुख्य प्रतिपादित विषय आध्यात्मिक उन्नति करना है। इसके लिए यज्ञ, उपासना, पूजा व अन्य कार्यक्रमों का वर्णन किया गया है। इन सबसे पूर्व योग साधना का विधान किया गया है। इसके संदर्भ में ऋग्वेद में कहा गया है, यस्माहते न सिद्ध्यति यजोपश्चिधनम नाधीनम योग मिन्वति। योग के विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णता मिलन ही योग है। योग के इसी महत्व को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा योग की बढ़ती स्वीकारोक्ति को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस तरह की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत लोगों तथा समाजों एवं संस्कृतियों के मध्य सांस्कृतिक एवं सभ्यागत वार्ता बनाए रखने में मदद करती है और इसकी स्वीकृति से पूरे विश्व को लाभ पहुंचता है। धन्यवाद। धन्यवाद रितु। अब इसी के साथ हम लोग कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेकर के चलते हैं। नेट समय तक सभी लोगों ने योग के विभिन्न पक्षों के ऊपर अपनी बातचीत की। अष्टांग योग क्या होता है, प्राणायाम क्या है, आसन क्या है, खड़े होकर किए जाने वाले आसन और बेनिफिट्स ऑफ योग क्या है। अपने कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलते हैं। कुछ छात्राएं उन्होंने प्रयास किया था, बनाया था, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण अगर उपस्थित नहीं भी हो सके तो कोई बात नहीं। अब समय सीमा का भी हमें ध्यान रखना है और कार्यक्रम जैसे हमने प्रार्थना के साथ शुरू किया था उसी तरह से योगाभ्यास का एक क्रम होता है कि हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं और प्रार्थना के साथ ही समाप्त करते हैं कि सभी सुखी रहें और सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें। इस प्रार्थना को लेकर हमारे बीच आ रही है शिवांगी त्रिवेदी और उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। शिवांगी। यस मैम, हम स्टार्ट करें? यस बेटा। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्वं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ ॐ ॐ ॐ। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रार्थना के लिए और इसी विश्वास के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि हम सभी इस कोरोना संक्रमण के दौरान भी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी हों। जब हमारे आसपास सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और निरोगी होंगे, तभी एक सामान्य दिनचर्या के अंदर हम सब आ सकते हैं और तभी एक स्वस्थ समाज की हम बात कर सकते हैं। तो आज के इस आयोजन में जुड़ने के लिए जो अभी तक लगातार जुड़े हुए हैं, उन सभी को विशेष रूप से धन्यवाद और आभार। जिन बच्चों ने प्रस्तुतिकरण किया, उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आप लोग आगे इससे और बेहतर से बेहतर करते रहें, चीज़ों को सीखते रहें। जिन छात्राओं ने अटेंड किया, उनका भी बहुत-बहुत आभार कि आप लोगों को आशा है पूरी कि आपने ज़रूर कुछ न कुछ नया सीखा होगा। विषय विशेषज्ञ ने खास तौर से जो कुछ बातें हमें बताई, उन पर ध्यान देंगे तो हम हमेशा स्वस्थ जीवन, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी प्राचार्य, जिनका हमेशा ही पूरा सहयोग रहता है, वो पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी रहीं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद विभाग की ओर से। और जितनी भी महाविद्यालय की प्रवक्ताएं, सभी जो हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम सफल तभी होता है जब उसपे बहुत सारे साथी जुड़ते हैं, क्योंकि किसी कार्यक्रम को की भूमिका बना लेना, उसे तैयार करना अलग बात है, लेकिन उस वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म हो या ऑफ़लाइन प्लेटफ़ॉर्म हो, उसपे मंच सज्जा के बाद दर्शक और श्रोता होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सब जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं अभी तक, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और यही प्रार्थना है कि आप सभी सुखी रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार, इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। नमस्कार। ओके बेटा। थैंक यू मैम।